नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग इकाई 10 अन्य गद्य विधाओं में शिवरानी देवी जी द्वारा रचित जीवनी प्रेमचंद घर में पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है इसका प्रकाशन वर्ष 1944 में हुआ था और शिवरानी देवी इनकी धर्मपत्नी है प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक जीवनी मानी जाती है और बहुत ही अच्छी जीवनी अगर देखा जाए तो कहा जाता है इसमें लगभग 88 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक वृहद आकार में आपको जीवनी देखने को मिलती है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी बुक नहीं ली है तो इस बुक को ज़रूर आप लीजिए। इसमें 3 बुक्स आपके पास में पहुँचेंगी, इकाई 1 से इकाई 3, इकाई 4 से इकाई 6 और इकाई 7 से इकाई 10। 3 पुस्तकों में मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें सब समाहित करने की कोशिश की है। इस बुक को ज़रूर लीजिए। मैला आंचल हो, चाहे आपका कोई भी उपन्यास हो या कोई भी नाटक हो, कहानी हो, जो भी अपडेटेड चीज़ें आती हैं एनटीए के क्वेश्चन पेपर में, वो सारी ही अपडेटेड चीज़ें इसमें शामिल कर दी जाती हैं। तो आप इस बुक को लीजिए, इसको पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए और बिल्कुल आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी ओशन अकेडमी। अगर आपको कोर्स लेना है, तो कोर्स भी ले सकते हैं और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7209973250 नंबर पर। चलिए शुरू करते हैं शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में पढ़ना। शिवरानी देवी कथा सम्राट प्रेमचंद की जीवन संगिनी थी। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। ये 2 पॉइंट मिलते हैं, इनके पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद और ये धर्मपत्नी थी किसकी? प्रेमचंद जी की। शिवरानी देवी की कृति प्रेमचंद घर में सन 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बाद में उनकी नाती प्रबोध कुमार ने इसे 2005 ईस्वी में संशोधित किया था। तो संशोधन का कार्य इनके नाती ने किया था जिनका नाम प्रबोध कुमार था 2005 में और मूलतः ये प्रकाशित होती है 1944 ईस्वी में। शिवरानी बाल विधवा थी, जो शिवरानी देवी थी वो बाल विधवा थी, मतलब जल्दी शादी हो जाती थी ना, पहले तो 8-10 साल में, 12 साल में, 14 साल में शादी हो जाती थी। तो ये बाल विधवा भी हो जाती हैं उसी समय। सन 1905 ईस्वी में शिवरानी का विवाह मुंशी प्रेमचंद से हुआ। याद रखिएगा, कब विवाह होता है? 1905 ईस्वी में होता है, जब अंग विच्छेद हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। उसी समय शिवरानी जी का विवाह मुंशी प्रेमचंद से हुआ था। शिवरानी ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। इनकी रचनाएँ चाँद व हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई और जब इनकी रचनाएँ प्रकाशित होती थी, जब जीवित थे प्रेमचंद जी, तब सब यही कहते थे कि प्रेमचंद जी ने लिखा और अपनी पत्नी के नाम से इसको छपवा दिया है। बाद में जब प्रेमचंद जी नहीं रहे और तब उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई, तब लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, शिवरानी देवी ही ये रचनाएँ लिखती थी। इनकी पहली कहानी साहस, नोट कीजिएगा, साहस नाम से चाँद पत्रिका में छपी थी। पहली कहानी कौन-सी है शिवरानी देवी की? साहस। और किस पत्रिका में छपी थी? तो चाँद पत्रिका में छपी थी। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी जिनमें से कुछ कौमुदी शीर्षक के साथ सरस्वती प्रेस द्वारा सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी थी, तो किस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी? कौमुदी शीर्षक से। कौन से प्रेस में? तो सरस्वती प्रेस में 1937 में प्रकाशित हुई थी। शिवरानी देवी द्वारा कृत प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के निधन के बाद उनकी पत्नी द्वारा संस्मरणों की एक श्रृंखला के रूप में लिखी गई पुस्तक है ना? जो-जो तथ्य याद आते गए हैं और इसमें भूमिका में वो बताती भी, आगे हम भूमिका भी पढ़ेंगे, बताती भी हैं कि जैसे-जैसे बातें याद आती गई हैं, मैंने उनको लिख दिया है और साहित्यिकता के भूखे पाठकों को यहाँ निराशा ही मिलेगी, ऐसा ये अपनी इस जीवनी में कहती हैं। हालाँकि लेखिका ने इसमें जीवनी लेखन की व्यवस्थित शैली का कोई दावा नहीं किया है, फिर भी यह प्रेमचंद की जीवनी का एक आरंभिक और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इसमें घरेलू संस्मरण ही अधिक हैं और घटनाएँ या प्रसंग जिस क्रम में लेखिका को याद आते गए, उसी क्रम में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मतलब जैसे-जैसे वो घटनाएँ याद आती गई हैं, वैसे-वैसे वो लिखती चली गई हैं। जीवनी कितने उपशीर्षकों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 88 उपशीर्षक हैं। एक महान और असाधारण साहित्यकार के बेहद साधारण घरेलू और सामाजिक जीवन का चित्रण ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का नितांत मानवीय पहलू भी पाठकों के सामने उभर आता है। प्रेमचंद घर में जीवनी के जो प्रमुख पात्र हैं, पात्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेमचंद जी हैं, पति हैं शिवरानी देवी के। अजायब राय प्रेमचंद के पिता, आनंदी देवी प्रेमचंद की माता। ठीक है, तो अजायब राय इनके पिता का नाम था और आनंदी देवी माता थी प्रेमचंद की और ये अजायब राय पिता थे। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी, कमला प्रेमचंद की बेटी, प्रेमचंद की बेटी है कमला। अमृत राय, श्रीपत राय इनके 2 पुत्र पुत्र हैं। वासुदेव प्रसाद प्रेमचंद के जमाई हैं। वासुदेव प्रसाद ज्ञानचंद प्रेमचंद का नाती है।
और भी अन्य पात्र आए हैं, आप जब पढ़ते हैं तो पात्रों की कमी नहीं देखने को मिलती है। चाहे आप कोई भी उपन्यास पढ़ें या कोई भी अन्य गद्य विधा पढ़ें, क्योंकि वृहद स्तर पर लिखी गई पुस्तकें होती हैं, तो इनमें पात्रों की कमी नहीं रहती है। अन्य पात्रों में चाचा, चाची, विजय बहादुर, दादी, बहन, मुंशी देवी प्रसाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये एक लेखक हैं। पंडित मन्नन द्विवेदी जी, हेडमास्टर, धुन्नू धुन्नू कौन? अमृत राय। महावीर प्रसाद पोद्दार, बन्नू बन्नू भी इनके बेटे का नाम श्रीपत राय। जो होते हैं ना बच्चों के नाम निक नेम जैसे बोलते हैं, अमृत राय, श्रीपत राय के जो निक नेम थे, घर के नाम थे, वो धुन्नू और बन्नू थे। जैनेन्द्र कुमार, बूढ़ी नाइन, बाबू संपूर्णानंद, मुंशी दयानारायण निगम, सत्यजीवन वर्मा, बेदार साहब, कृष्ण बिहारी मिश्र, विष्णु नारायण, राजा अवधेश सिंह, सुंदर लाल जी, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, नाथूराम प्रेमी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्योंकि इनका संपर्क लेखकों से रहता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें लेखकों का वर्णन भी देखने को, मतलब लेखकों के नाम भी देखने को मिलते हैं। प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। प्रेमा उपन्यास किसका पहला माना जाता है? प्रेमचंद जी का, शिवरानी देवी जी का नहीं, उनकी तो साहस कहानी है। किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा को माना गया है, ठीक है? याद रखिएगा, शिवरानी देवी बताती हैं कि उनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है, लेकिन जो ये पुस्तक आई थी प्रेमचंद घर में, तो इनका पहला उपन्यास कृष्णा माना गया है, जो 1905 में प्रयाग से छपा था और 1905 में ही इनका विवाह हुआ था। जबकि प्रेमा को दूसरा माना गया, तो पहला इस किताब के अनुसार पहला कृष्णा को माना गया है, दूसरा प्रेमा को माना गया है, लेकिन सर्वप्रचित है कि प्रेमा इनका पहला उपन्यास है। इनके 2 बेटे श्रीपत राय, देखिए आ गया, श्रीपत राय इनके बड़े बेटे, धुन्नू नाम से में इनको पुकारते थे घर में, और अमृत राय बन्नू थे। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, सेवा इनका मूल धर्म था। पुस्तक की श्रद्धांजलि, ये जो पुस्तक लिखती है तो श्रद्धांजलि किसको देती है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। तो जो आमुख है, मतलब भूमिका एक तरीके से कह सकते हैं, तो शिवरानी देवी ने लिखी है, और पुस्तक को श्रद्धांजलि किसको दी है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि दी है। चलिए भूमिका पढ़ लेते हैं। 2 शब्द के नाम से भूमिका लिखती हैं, कहती हैं कि पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, पर इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इनमें उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। मतलब इसमें घरेलू संस्मरण देख, क्योंकि घरेलू जब घर की शिवरानी देवी पत्नी थी, तो घरेलू ही बातें उसमें लिखेंगी, जो उन्होंने देखा, समझा, जाना उनको, है ना? तो वही इसमें संस्मरण देखने को मिलते हैं। मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति इतना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है, उतना और किसी को नहीं। कहती हैं जितना ये अधिकार मुझे और किसी को नहीं हो, क्योंकि जो पत्नी बता पाएगी, वो बाहर वाले जो जिनके साथ में प्रेमचंद जी ने जीवन जिया है, या फिर कह सकते हैं अधिकांश समय रहते थे लेखकों के साथ में या अपने मित्रों के साथ में, वो उतनी बातें नहीं जानते होंगे जितनी शिवरानी देवी जी। ऑब्वियस सी बात है, पत्नी थी। क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। तो उन्हीं के शब्दों मतलब प्रेमचंद खुद ही अपनी पत्नी से कहते थे कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं, और हमने साथ-साथ ही ज़िंदगी के सब तूफ़ानों को झेला था। दुःख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है, और चूँकि हम दोनों साथ-साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ-साथ रोए और हँसे, इसीलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा-सा अंदाज़ लगाने का मौका मिला। उनके प्रति, उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति यह मेरी बेवफ़ाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा-सा परिचय ना देती। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुँचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक-एक पंक्ति और एक-एक शब्द पर है। ये तो सभी को पता है ना, प्रेमचंद, नॉन हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी जानता होगा प्रेमचंद जी का नाम। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है, और वह है ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएँ जैसे-जैसे याद आती गई हैं, मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे ना तो अवकाश था और ना साहस। इसीलिए हो सकता है कि कहीं-कहीं पहले की घटनाएँ बाद में, और बाद की घटनाएँ पहले आ गई हों। यह भी हो सकता है कि अनजाने ही में मैंने किसी घटना का 2 बार ज़िक्र कर दिया हो। ऐसी भूलों को पाठक क्षमा करेंगे। तो बताती हैं कि हो सकता है एक ही बात को मैंने 2 बार लिख दी हो, और हो सकता है आगे की बात को मैंने पीछे लिख दिया हो, पीछे की बात को मैंने आगे लिख दिया हो। मतलब जीवन में
फ्लैशेज़ आते हैं ना, कुछ-कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग को बाद में याद आती हैं। तो कहती है मैंने सजाने-सँवारने का काम नहीं किया, मैंने पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई से इस जीवनी को लिखा है और आलोचकगण मुझे माफ़ करेंगे अगर ऐसी या पाठकगण मुझे माफ़ करेंगे अगर ऐसी भूल हुई हो तो। आगे लिखती हैं, इम्पोर्टेंट है, साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव पुस्तक से कुछ निराशा हो क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है। क्या बोलती हैं? मन्नू भंडारी का नाम आ जाएगा इसमें, है ना? लेकिन शिवरानी देवी का कथन है, ये याद रखिएगा शिवरानी देवी कहती हैं कि साहित्यिकता के भूखे पाठकों को यहाँ कुछ निराशा मिलेगी। पर मेरी ईमानदारी उनके दिल में अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि 30 साल से ऊपर तक ज़िंदगी के कितने साल जिए थी उनके साथ में? 30 साल। 30 साल से ऊपर तक ज़िंदगी के हर दुःख और सुख में उनकी साथी होने के नाते मैं जानती हूँ कि अगर उनके गुणों का बखान करने में मैं तिल का ताड़ भी बनाती, तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय ना मिल पाता। पर मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों की त्यों कह दी हैं। लेखिका का ये कथन है, ठीक है? तो ये भूमिका यहीं समाप्त होती है। समर्पण जब ये पुस्तक आप खोलते हैं तो समर्पण के 2 शब्द आते हैं, लिखती हैं कि स्वामी तुम्हारी ही चीज़ तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। ठीक है? ये समर्पण करती हैं प्रेमचंद जी को और एक तरीके से आगे बनारसी दास चतुर्वेदी जी को ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ये श्रद्धांजलि देती हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी को, ये याद रखिएगा श्रद्धांजलि देती हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी को और समर्पित करती हैं किसको? अपने पति प्रेमचंद को। सारांश पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस जिले के लमही गांव के में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद अपने पिता जयाब राय के एकमात्र पुत्र थे। उनकी 3 बहनें थीं। ठीक है, तो 3 बहनें थी प्रेमचंद की, एकमात्र पुत्र थे ये जयाब राय के, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद अपनी बहन से 8 वर्ष छोटे थे। कितने वर्ष छोटे थे? 8 वर्ष छोटे थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। पिता की बदली होते रहने के कारण इन्हें बार-बार स्थान बदलते रहना पड़ता था। पिता ने दूसरी शादी की और घर में विमाता आईं जिन्हें वो चाची कहते थे। चाची का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं रहता था, फिर भी ये चाची का सम्मान करते थे। इनकी पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी वह उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी। रोज की लड़ाई झगड़े से उबकर प्रेमचंद ने उसको उसके घर पहुंचा दिया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली। तो ये दूसरी शादी थी शिवरानी देवी जी की किसके साथ में? प्रेमचंद जी के साथ। इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक का वर्णन है। वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे, उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी जी लिखती हैं कि रोज सुबह 4 बजे जगकर वो घूमने जाते थे। आकर हुक्का पीते और नाश्ते में जो भी मिलता खाकर लिखने बैठ जाते थे। वो हमेशा दूसरों की भलाई का सोचते थे। वो स्वभाव से ही संवेदनशील तथा भावुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था। वो हर व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वह घर का नौकर ही क्यों ना हो। है ना? कजाकी नौकर है इसमें एक, तो कहते थे कि परिवार का सदस्यों का तो ध्यान रखते ही थे, साथ में नौकर जो थे उनकी भी उसकी भी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। प्रेमचंद ने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर कार्य किया था, जैसे मास्टर, हेडमास्टर, फ़िल्म लेखक, संपादन आदि। लेखक तो वो थे ही। वह अपने घर गृहस्थी के अनेक कष्टों से जूझते हुए क्योंकि लेखन में कितना उनको आय का साधन आर्थिक रूप से वैसे भी लेखक उस समय तो बहुत ही ज़्यादा वीक माने जाते हैं। अब तो ये सारे सम्मान उनको मिलने लगे हैं, लेकिन लेखन में उतनी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। जूझते हुए अपना लेखन कार्य करते रहते थे। वह साहित्य रचना को इतना आवश्यक समझते थे कि जीवन के एक दिन को भी बेकार नहीं करना चाहते थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वे हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। आगे प्रेमचंद विचारों से काफी प्रगतिशील थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में, उनकी पुत्री का नाम क्या था? कमला। कि विवाह में कन्यादान नहीं किया क्योंकि उनका विचार था कि बेजान चीज दान में दी जा सकती है, जानदार चीजों को मैं तो गौ ही दी जा सकती है। मतलब जो बेजान है, जिनमें जान नहीं हो, उनको तो उसका तो कन्यादान किया जा सकता है, लेकिन जान चीजों को तो मैं गौ ही दी जा सकती है। गौ मतलब गाय ही दी जा सकती है। फिर लड़की का दान कैसा? यह मुझे पसंद नहीं। प्रेमचंद होली, दिवाली आदि त्योहारों को बहुत खुशी से मनाते थे, दिखावे और फालतू खर्च में विश्वास नहीं रखते थे। प्रेमचंद हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वे समाज सेवा के लिए कई बार जेल भी गए थे। प्रेमचंद हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहते थे। वह खुद को भी मजदूर ही मानते थे। प्रेमाश्रम आपने पढ़ी होगी इनकी, है ना? तो उसमें पूरा दिखाया गया है कृषक कृषक जीवन का।
वह स्वाधीनता आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ सक्रिय थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे बहुत बीमार होने पर भी मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान रचनाकार का देहावसान हो गया। तो 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस तथ्य की ओर बढ़ते हैं। इस जो जीवनी है इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं। तीनों बहनों के बाद होने के कारण लोग प्रेमचंद को तेतर कहते थे। ठीक है? इम्पोर्टेंट है। 3 बहनें थी जिसमें से 2 मर गई थी। उसके 8 साल बाद 8 साल छोटे थे ये अपनी बहन से, तेतर कहते थे। विजय बहादुर विजय विमाता चाची का भाई था। जो विमाता थी, जो दूसरी जिनकी शादी मतलब इनकी जो मदर थी, जिनको वो चाची कहते थे, विजय बहादुर उनके भाई का नाम था। कजाकी नौकर था। बड़े बाबू पिता के दोस्त। घी के साथ शक्कर अच्छा लगता था उनको, गुड़ खाना बहुत पसंद था। अपनी पहली शादी में इतने खुश थे कि मंडप जाने के लिए बाँस खुद काटे थे। पहला विवाह बस्ती जिले की मेहंदावल तहसीलपुर में रामपुर गाँव में हुआ। पहली पत्नी उम्र में बड़ी और देखने में बदसूरत थी। किसकी? प्रेमचंद जी की। इलाहाबाद जाने पर ₹10 मिलते थे जिसमें ₹7 घर भेजते और ₹5 का ट्यूशन पढ़ाकर कुल ₹8 में अपना गुजर-बसर करते थे। याद रखिएगा, इलाहाबाद जाने पर ₹10 मिलते थे इनको, ₹7 घर भेज देते थे, ₹5 का ट्यूशन पढ़ाते थे, तब जाकर के ₹8 में अपना बसर करते थे। शिवरानी देवी की पहली शादी 11 वर्ष में हुई और 3-4 महीने में ही विधवा हो गई थी। तो इतनी मार्मिक क्या, उनको तो पता भी नहीं चला होगा मेरी शादी हुई, मेरा विवाह हुआ और मैं बाल विधवा भी हो गई। 11 वर्ष में शादी हुई और 4-5 महीने बाद विधवा हो गई। मुंशी देवी प्रसाद शिवरानी देवी के पिता। कमला प्रेमचंद की पुत्री का नाम। प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभव हो गया था। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। प्रेमा जो उपन्यास है, इसका उपन्यास का नाम बदलकर क्या हो गया था? विभव। शिवरानी देवी जी की पहली कहानी साहस चांद नामक पत्रिका में छपी थी, जो प्रेमचंद को पत्र देखकर मालूम हुआ था। प्रेमचंद को जब पत्र मिलता है तब उनको पता चला कि इनकी कहानी है साहस। इस रचना में प्रेमचंद ने अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए। जैसे उनके जीवन में 2 पत्नी के होते हुए भी एक अन्य स्त्री के साथ संबंध है। उनकी इस जीवनी में स्थान-स्थान पर उनका रचना संदर्भ मिलता है, जैसे कजाकी, गुल्ली-डंडा, रामलीला आदि कहानियों का इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो इंसान जीवन जीता है, उसका कहीं न कहीं चित्रण तो देखने को मिलता ही। जैसे विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा पे बताते हैं कि बहुत सारी रचनाओं में उनका यहाँ-वहाँ परिचय देखने को मिल जाता है, उनकी रचनाओं में ही। है ना? चलिए अब बढ़ते हैं प्रमुख उद्धरण। इसमें कौन-कौन से उद्धरण आए? हम लोगों ने पात्र परिचय देख लिया, हम लोगों ने सारांश पढ़ लिया इसका, ठीक है? मुख्य तथ्यों को जान लिया है, इसमें इसकी जो भूमिका थी वो पढ़ ली है और जो पात्र थे वो पढ़ लिया, ठीक है? अब जो प्रमुख कथन आए हैं इसमें उनको पढ़ेंगे। श्रद्धांजलि से ये कथन उद्धृत है। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उसका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट, आडंबर शून्य सद्गृहस्थ का घर है और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। श्रद्धांजलि से। अगले कथन के रूप में आता है, भले ही कुछ मनचले लेखक अपने को प्रेमचंद या गोरिकी के मुकाबले का समझें, पर यह उनकी अहम मान्यता अहम मान्यता ही है। प्रेमचंद अद्वितीय थे और चिरकाल तथा अद्वितीय ही रहेंगे। वैसे हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती रही है और भविष्य में भी वह गोद सूनी ना होगी। पर प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे और उनसे इस निरालेपन को कोई छीन नहीं सकता, कोई अपनी बराबरी नहीं कर सकता। श्रद्धांजलि से ये कथन आया है। शिवरानी जी प्रेमचंद जी की पूरक थी। उनकी कोरम को और छाया प्रतिबिंब नहीं। तर्क में वे प्रेमचंद जी से कभी-कभी 21 ही बैठती हैं, 19 नहीं। श्रद्धांजलि से। तो ये क्या बताते हैं कि जो प्रेमचंद जी से कभी-कभी वो 21 ही बैठती थी, 19 नहीं बैठती थी, मतलब आगे ही विचार रखती थी। जनवरी सन 1932 में विशाल भारत में लिखा था, हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। संभवतः इसमें कुछ दोष प्रेमचंद का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं और जिनके व्यक्तित्व में वह लौह दृढ़ता भी नहीं, जो उन्हें साधारण कोटि के आदमियों के शिकार बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकती।
उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ-साथ ही ज़िंदगी के सब तूफ़ानों को झेला था। दुःख में और सुख में, मैं हमेशा उनके साथ उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है और चूँकि हम दोनों साथ-साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ-साथ रोए और हँसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाने का मौका मिला, आमुख से। स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव ना हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। कौन किसका कथन है? प्रेमचंद का कथन है, शिवरानी देवी से कहते हैं। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा, वह है ईमानदारी और सच्चाई। घटनाएँ जैसे-जैसे याद आती गईं, वैसे-वैसे मैं उन्हें लिखती गई हूँ। ये तो आमुख में आपने देख ही लिया भूमिका में। इसके माने तो यह हुए कि औरतें हमेशा पुरुष से तेज रहती हैं। यह तो अच्छी रही, मरे को मारे शाह मदार, बड़े से दबना, छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। शिवरानी देवी का कथन प्रेमचंद से। यह तुम्हारी बड़ी भूल है। मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नीयत से नहीं रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। तुमको तकलीफ देने में मुझे कुछ मिलेगा? मैं सच कहता हूँ, तुम घर चली जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। प्रेमचंद कहते हैं अपनी पत्नी से। अगला कथन है महोबा एक जैसे वो है ना, जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है महोबा। महोबे में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में बजाती गाती जाती हैं और हर एक हाथ से आरती का थाल लिए रहती हैं। दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती हैं। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती हैं। मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। मतलब 1905 में इनकी शादी हुई थी, उससे पहले ही प्रेमचंद जी लिख रहे थे। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। ऐसा शिवरानी देवी जी बताती हैं इस जीवनी में। यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। जैसे कोई कोई मूवी होती है ना, रोक लगा दी जाती है तो फिर वो मूवी देखने के लिए परेशान हो जाते हैं, ऐसा मूवी में क्या है भाई, अब तो देखनी पड़ेगी। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक-ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही वो मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी यह दशा ना होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना ना करती। जैसे-जैसे इन सब बातों को समझती हूँ, वैसे-वैसे कलेजे पर छुरियाँ सी चल जाती हैं। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से हैं, समय वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। अगला है, यह सन 1914 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खाँची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा। धीमर ने फांस्यो अभी दीनहीन सफरीन। प्रेमचंद भोजन करें विद्या बुद्धि प्रवीण। पंडित मन्नन द्विवेदी। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोहा। किसका दोहा है? पंडित मन्नन द्विवेदी का। जिसको तुम त्याग तपस्या बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। प्रेमचंद। इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा ना हो तो उसे मनुष्य ना कहना चाहिए बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंधु क्या कम अंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वह अंग्रेजों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है और उसी से देख कर हमारे देश के नवयुवकों की वृत्ति भी उसी तरह की होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम हो रहा है। प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ऐसे प्रकाशकों की जरूरत नहीं है कि वे अपने ही पेट भरें, लेखकों को भी कुछ मिलना चाहिए। अकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल के लेखकों की तरह नहीं, ना प्रकाशकों की तरह ही। जब तक दोनों में ऐसा संबंध ना होगा तब तक कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं, जिससे लेखकों का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी रुक जाती है। प्रेमचंद कहते हैं। अगला है, जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। कितनी बड़ी बात कह दी प्रेमचंद जी ने। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा।
समाज के अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी, ये तीनों साथ-साथ चलने वाली चीज़ें हैं। मैं बोली मतलब शिवरानी, तो यह क्या ज़रूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए? आप बोले, इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है, साहित्य इन तीनों चीज़ों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देता है। कौन-कौन सी 3 चीज़ों की बात करते हैं? साहित्य, समाज और राजनीति। हुँ। साहित्य इन तीनों चीज़ों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। देखो ये आ गया। साहित्य, समाज और राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। समाज में हानि लाभ तथा सुख दुख होता है, वह आदमियों पर ही होता है ना। राजनीति में जो सुख दुख है वह भी आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है, साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और इन सब तीनों चीजों की उत्पत्ति का कारण आदमी ही है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है प्रेमचंद जी का। अगला है, दलील की यह कोई बात नहीं। इसके माने हैं कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिला करके हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। प्रेमचंद, पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया, जब स्त्रियां कमजोर हो गईं तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। अब गुलामी का तावान मतलब हर्जाना हम दोनों को देना पड़ रहा है, प्रेमचंद कहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे के नहीं उठा सकता। फिर मैं तो तुमसे अलग अपने को समझता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में ना लगेगा, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब जब घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे, तभी कल्याण होगा। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी से। तुम गलत कह रही हो, कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है, इम्पोर्टेंट। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है। उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं, तब मानने ना मानने का सवाल ही रह ही नहीं जाता। आज अगर कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज धर्म पर छोड़ी जाती है वह मुर्दा है। उनका होना ना होना दोनों बराबर है। प्रेमचंद, कोई जमाना था जब लोगों ने ईसा की हथेलियों में खपचे ठुकवाई थी। मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। बुद्ध के भी काफी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है तो उनको भी काफी लड़ाई लड़नी होगी और आखिर में गांधी की ही विजय होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तमस या झूठा उपन्यास आएगा तो आप तमस उपन्यास पे जाएंगे, शिवरानी देवी पे नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, ये कथन प्रेमचंद जी का है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पुरुष खुद मज़दूर बन सकता है, मगर अपने घर में स्त्री को मज़दूरनी बनाना पसंद नहीं करता। अब इधर अब उधर चाहे जो कुछ हो, मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे, प्रेमचंद कहते हैं। अगला कथन है प्रेमचंद जी का, स्त्रियाँ शिक्षित हों और उसके साथ-साथ स्त्रियों को वह अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हुए हैं। जब तक सब स्त्रियाँ शिक्षित नहीं होंगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर ना मिल जाएँगे, तब तक महज़ बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा, प्रेमचंद का कथन। अगला है, सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता है, उसमें कुछ प्रेम भी तो हो जाता है। जब तक आदमी हाथ-पैर मार सकता है, तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता। जैसे बच्चों को तुम सोच करती हो, जैसे बच्चों का तुम सोच करती हो, सोचा करती हो यहाँ पे। सोचा करती हो। लड़के-लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वह आराम ही देंगे? मगर चूँकि बच्चे हो जाएँ, तो उनसे मोहब्बत हो ही जाती है और उन्हीं बच्चों के लिए हुए योग रात-दिन कौन-सा त्याग नहीं करते। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है और मैं कहता हूँ कि सन्यासी क्या त्याग करेगा? अच्छे से अच्छा खाता है और बेफ़िक्र रहता है। ना बचने की खुशी, ना मरने का गम। कहाँ क्या होता है इसकी उसे फ़िक्र नहीं और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है उसकी सुनो। तो यहाँ बताते हैं कि सन्यासी होना आसान है, गृहस्थ वाला जीवन जीना थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। कहीं न कहीं सही बात है। दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, सो वह करता है। उससे किसी का लाभ होता है या हानि, इससे उसको कोई बहस नहीं। उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी तब तक वह अपना काम करता रहेगा, जब तेल खत्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा।
तब उस ठंडे चिराग से ना तो तुम कभी पूछती हो कि कहाँ गया, ना वही तुमको ढूँढने आता है। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी से। अगला कथन है, मैं उनकी इन बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती थी और आँखों से आँसू गिरते जाते थे। उसके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमज़ोर हो रहा था। इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती जाती जाने कितनी स्मृतियाँ खो गईं। इसे बनाने वालों को ढूँढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य स्थायी नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ स्थायी नहीं है तो मनुष्य की कैसी होगी? यह एक तमाशा है, मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार-बार मेरे अंदर यही सवाल नाच रहा था। दुनिया का कार-बार ज्यों का त्यों कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता है। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं, वह हाथ मलते रहते हैं। हाँ, वह स्थायी तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती है। जो मिलने वाली चीज़ है वह अपनी नहीं है। आज है कल नहीं, हाँ, अपना दर्द ही मरते दम तक साथ देता है। अगला है, पहले ये बातें रोज़मर्रा की थीं, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसको कभी कोई भूल कर भी नहीं सोचता था। अब उससे कहीं ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं, समय सब कुछ करा लेता है। इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जैसा समय खिलाता है, इंसान उसी तरह खेलता है, उसी में एक मैं भी हूँ। उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो, नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर को तुम्हारी, दोनों को एक सी ज़रूरत होती है। ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते। तुम गलती करती हो रानी, रानी कहते थे। अपनी पत्नी को, शिवरानी को क्या कहते थे? रानी कह के संबोधित करते थे। लेखक के पास होता ही क्या है, जिसे वह अलग-अलग बाँट दे? लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है, उससे सब लोग लाभ ही उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता, और लोग जो तपस्या करते हैं, वह तो अपने लिए। लेखक जो तपस्या करता है, उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं करता। प्रेमचंद का कथन। आदमी अपने को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है तथा सबसे ज़्यादा शक्तिमान समझता है। अपने को प्रेमी और कोमल समझता है। होता उसका उल्टा है। अक्ल की तो अक्ल की तो यह हालत है कि जिस्म के अंदर का पता नहीं पाते, कब क्या हो जाए, इसका कुछ ठिकाना नहीं। शक्ति की यह हालत है कि सब कुछ आँखों के सामने होता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते, खाली हाथ बैठे रह जाते हैं। प्रेमचंद। मैं खाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ, दूसरों का नहीं। तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। प्रेमचंद का कथन। मैंने कोई तुम्हारे प्रेस का ठेका नहीं लिया है। तब आप खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, जब तुमने मेरा ठेका ले लिया है, तब मेरा रहा ही क्या? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर हम तुम दोनों एक नाव के यात्री हैं। हमारा तुम्हारा कर्तव्य जुदा नहीं हो सकता। जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी से। मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा? पाठकों, आगे अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। अब मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बच रही है। मैं ना कोई लेखिका हूँ, ना कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों को जरा भी लाभ हो सका तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। शिवरानी देवी। अगला है, जिस चीज को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो सकती है। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू के बाहर की बात है। ये शिवरानी देवी का कथन है। तो यहाँ पर आपका ये जो जीवनी है वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये जीवनी समझ में आई होगी। और प्लेलिस्ट माफ़ कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 10 की यूट्यूब चैनल पर, आप उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और साथ में बैच लेकर के पढ़ाई करनी है तो ज़रूर आप इसको पढ़िए। और नोट्स के लिए आप अपने घर पे अपना घर का एड्रेस, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप मुझे सेंड कर दीजिए।
और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएँगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।